बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू पैसिफिक कॉलेज मुल्तान। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का लेक्चर जो हमारा है वो है रोल ऑफ बायोलॉजी इन फूड प्रोडक्शन। दिस इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। कल हमने पढ़ा था बायोलॉजिकल मेथड। फूड प्रोडक्शन के लिहाज से जो मेन चीज़ है वो ये है कि बायोलॉजी का रोल क्या है फूड की प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के अंदर। तो यहाँ ये चीज़ हमें याद करनी चाहिए कि प्लांट की प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए हम कौन कौन से मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए कि सबसे पहला जो चीज़ है इसमें वो ये है कि हम एग्जिस्टिंग वैरायटीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं। जो भी हमारे पास अवेलेबल वैरायटीज़ हैं हम उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि किस तरह से करेंगे, कौन सी मेथडोलॉजी होगी। तो उसके लिए है वो ये है कि डिजीज़ रेजिस्टेंट वैरायटीज़ को हम बनाएंगे और उसके बाद फिर वो जो वैरायटीज़ होंगी किसकी, एनिमल्स की होंगी और प्लांट्स की होंगी। मतलब ये कि प्लांट्स की ऐसी वैरायटीज़ बनाएंगे जो कि डिजीज़ रेजिस्टेंट होगी और एनिमल्स की ऐसी वैरायटी बनाएंगे जो कि डिजीज़ रेजिस्टेंट होगी, ताकि हम उनमें से फूड की प्रोडक्शन को ले सकें और वो ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार में ले सकें। हमारा जो मेन फोकस होगा वो होगा हाई यील्ड के ऊपर। तो हाई यील्ड के लिहाज से इसके बाद वो कौन से मेथड्स हैं, मेथड जो इसमें दिए हुए हैं वो हैं जी सेलेक्टिव ब्रीडिंग है। सेलेक्टिव ब्रीडिंग का मतलब ये होता है कि हम अपनी पसंद के प्लांट्स को या एनिमल्स को हम ब्रीड करवाएं ताकि हम उनसे अच्छी मिकदार में फूड ले सकें। सेकंड जो इनके मेथड है, मेथडोलॉजी जो यूज़ करते हैं वो करते हैं जेनेटिक्स को यूज़ करते हैं। ये जेनेटिक्स के मेथड को इस्तेमाल करके हम अच्छी प्रोडक्शन ले सकते हैं। इसके अलावा जो मेन जो हमारी खुराक है जिसमें वीट आती है, राइस है, कार्न है या चिकन है, कौ है, शीप है, ये हमारे जो इस्तेमालात में हमारी जो सबसे ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं उनके अंदर ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, चिकन, कौ, शीप, इसके अलावा जो प्लांट्स हैं, हम इनकी वैरायटीज़ को हम इंक्रीज़ करें ताकि पर एकड़ जो हमारे पास जो गंदम की काश्त होती है या राइस की होती है, कार्न की होती है, जब वो ज़्यादा आएगी तो उसकी वजह से हमारी क्योंकि प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगी तो ज़ाहिर बात है कि हमें फ़ायदा होगा। नेक्स्ट वन के जो पोल्ट्री ब्रीडर्स होते हैं दे हैव डेवलप्ड ब्रॉयलर्स फॉर, हम जानते हैं कि ब्रॉयलर्स को उन्होंने डेवलप किया ताकि हमें जो फूड मिल सके वो बहुत चीप वाइट मीट मिल सके। तो ये भी बायोलॉजी के मेथड के थ्रू हुआ। इसके अलावा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है यहाँ पे वो है ट्रांसजेनिक किसे कहते हैं। जो जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक एक है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक को इस्तेमाल करके हमने ऐसे जीन्स डेवलप किए हैं जो हम प्लांट में या एनिमल में दाखिल करते हैं जिसकी वजह से वो एनिमल और प्लांट्स वो डिजीज़ रेजिस्टेंट होते हैं। तो ये जो सबसे पहले जो इनका इस्तेमाल किया गया ऐसे मेथड का वो किया गया था प्लांट्स के ऊपर। तो याद रखिएगा कि अगर हम फॉरेन जीन को प्लांट में दाखिल करते हैं देन दैट विल बिकम ट्रांसजेनिक। तो यहाँ पर भी मेंशन है कि ट्रांसजेनिक प्लांट्स हम उन्हें कहते हैं जो क्या होते हैं कि प्लांट्स हैविंग फॉरेन डीएनए इनकॉर्पोरेटेड इनटू देयर सेल्स। इट मीन्स कि इन प्लांट के सेल्स के अंदर हम अपनी पसंद के जीन को दाखिल करेंगे देन दैट विल बिकम ट्रांसजेनिक। ये हम डिटेल से सेकेंड ईयर के अंदर पढ़ेंगे, ट्रांसजेनिक एनिमल्स, प्लांट्स एंड बैक्टीरिया। जो मेथडोलॉजी होती है मतलब ये कि हम इस तरह से ट्रांसजेनिक बना के उनकी तादाद को बढ़ा कैसे सकते हैं। तो जो वो मेथड होता है बेटा वो होता है क्लोनिंग के ज़रिए से हम बढ़ा सकते हैं। और क्लोनिंग का एक पूरा टॉपिक आगे आएगा। यहाँ सिर्फ डेफिनेशन मेंशन है कि प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इसके अलावा एक और टेक्निक है जिसके ज़रिए से हम ट्रांसजेनिक प्लांट्स की तादाद को बढ़ा सकते हैं एंड दैट इज़ कॉल्ड एज टिश्यू कल्चर टेक्निक होती है।
और टिश्यू कल्चर किस तरह से होती है, तो इसमें आप डायग्राम में देख सकते हैं कि इसके अंदर हमने टिश्यूज लिए हैं सेल्स के, किसी भी अपनी प्लांट जो हमारा रिक्वायर्ड प्लांट होगा उसके हमने टिश्यूज लिए और टिश्यूज को हमने ग्रो किया। ग्रो करने के बाद हमने वहाँ से पूरा प्लांट बना दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि टिश्यू के ज़रिए से, एक होता है बीज के ज़रिए से, हमने सिर्फ टिश्यू ली और टिश्यू को हमने लेबोरेटरी के अंदर उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड की और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उन टिश्यू से पूरा प्लांट बन गया। दिस इज कॉल्ड एज टिश्यू कल्चर टेक्निक। इसके अलावा जो इस्तेमाल होते हैं, इसमें जो प्रॉब्लम आते हैं वो आते हैं कि फंगस का अटैक प्लांट पे हो सकता है, इसके अलावा इंसेक्ट का अटैक हो सकता है, हर्ब्स का हो सकता है, पेस्ट का हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, हम केमिकल का इस्तेमाल करते हैं और वो जो केमिकल जो फंगस को मारते हैं उन्हें फंजीसाइड कहते हैं, जो इंसेक्ट को मारते हैं उन्हें इंसेक्टिसाइड्स, जो हर्ब्स को मारते हैं उन्हें हर्बिसाइड्स और जो पेस्ट को मारते हैं उन्हें पेस्टिसाइड्स कहते हैं। तो इन केमिकल का हम इस्तेमाल करके हम इन जरासीम से पौधों को बचा सकते हैं, जिसकी वजह से पौधों की ग्रोथ इंक्रीज होगी और अच्छी प्रोडक्शन होगी। इसके अलावा ये होता है कि मोर ओवर देर आर चांसेस ऑफ इंसेक्ट बिकमिंग रेजिस्टेंट टू द इफेक्ट ऑफ दीज केमिकल्स। कभी ऐसा भी होता है कि जो इंसेक्ट होते हैं दे बिकम रेजिस्टेंट टू द केमिकल्स, तो वो नुकसान पैदा कर सकते हैं। हमारे पेपर के लिहाज से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज बायोलॉजिकल कंट्रोल, गिव इट्स एग्जांपल। तो इसका डेफिनेशन इसकी ये है कि किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए हम जानदार का इस्तेमाल करते हैं। सो कंट्रोल बाय यूजिंग सम लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज कॉल्ड एज बायोलॉजिकल कंट्रोल। और बायोलॉजिकल कंट्रोल में याद रखिएगा कि हम यहाँ जो आपकी टेक्स्ट बुक में एग्जांपल दी हुई है वो एफिड की एग्जांपल दी हुई है। एफिड जो है वो अटैक करता है वालनट ट्री के ऊपर और जिस वक्त वो उसके ऊपर अटैक करता है तो ज़ाहिरी बात है कि वालनट ट्री की जो प्रोडक्शन होती है वो कम हो जाती है। तो उसके लिए यूज़ किया जाता है क्या चीज़, हम एफिड का इस्तेमाल करते हैं, जो वैस्प का इस्तेमाल करते हैं। और जो वैस्प होता है वो एफिड के ऊपर अटैक करता है, उसे पैरालाइज कर देता है और जिसकी वजह से वैस्प की वजह से एफिड की तादाद कम हो जाती है और वालनट ट्री की प्रोडक्शन बढ़ जाती है। तो इन अदर वर्ड्स हमने जानदार का इस्तेमाल किया ताकि वालनट ट्री की ग्रोथ इंक्रीज हो सके। सेकेंड जो इसकी मेथडोलॉजी है या सेकेंड एग्जांपल आपकी टेक्स्ट बुक में दी हुई है वो है बैक्टीरिया के बारे में है। ये बैक्टीरिया जो होते हैं दे आल्सो कैन बी यूज्ड एज बायोपेस्टिसाइड्स। पेपर के लिहाज से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि व्हाट इज आईडीएम, ये यहाँ भी इस्तेमाल होगा लफ्ज़ और आगे भी इस्तेमाल होगा डिजीज़ कंट्रोल के अंदर। आईडीएम का उर्दू मतलब ये होता है कि हर तरह के मेथड्स को इस्तेमाल करके विच आर रेलिवेंट एंड अप्रोप्रिएट टू कंट्रोल द डिजीज़। पार्टिकुलर डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए हम अप्रोप्रिएट, रेलिवेंट एंड अप्रोप्रिएट मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि डिजीज़ कंट्रोल हो सके। दैट इज कॉल्ड एज IDM, इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। सॉइल के बारे में ये आप जानते हैं कि सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। सॉइल जो होती है वो हर प्लांट की अपनी अपनी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट होती है। तो किसी को न्यूट्रिशन ज़्यादा चाहिए, किसी को कम चाहिए, तो उसके लिहाज से एक टेक्निक इस्तेमाल की गई और टेक्निक का नाम है हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक। दिस इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पेपर के लिहाज से और ये कई दफ़ा रिपीट हो चुका है हर बोर्ड के अंदर। हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक का उर्दू मतलब ये होता है कि ऐसी टेक्निक जिसके अंदर हम मालूम कर सकते हैं कि प्लांट की न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट क्या है। तो सर्टेन न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट दैट कैन बी डिटरमिन्ड थ्रू हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक। और इसकी मेथडोलॉजी को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं कि हम प्लांट्स को ग्रो करते हैं इन एरेटेड वाटर। नाउ व्हाट इज एरेटेड वाटर? इट मींस वाटर विच कंटेन ओनली एयर। तो इसके अलावा तीसरी जो चीज़ चाहिए होती है वो न्यूट्रिशन चाहिए होती है पौधों के लिए, जो कि हम चाहिए होती है सॉइल से।
तो यहाँ सॉइल का इस्तेमाल नहीं होता। सॉइल की जगह पे सॉइल में मौजूद न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट्स को चाहिए, हम उन न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको मैं यहाँ डायग्राम से समझाए तो ये आपके सामने डायग्राम है, इसमें देख सकते हैं कि प्लांट्स को ग्रो किया जा रहा है किसके अंदर, इसमें मिट्टी कहीं पर भी नहीं है। इसमें मिट्टी की जगह पे न्यूट्रिएंट्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, केमिकल्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं जो इनकी रिक्वायरमेंट्स होती है। इसके अलावा एयर भी है, इसमें वाटर भी है। तो प्लांट्स आर ग्रोन इन एरेटेड वाटर, इसका मतलब ये है। तो जो ये प्रोसेस है, एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं इनको इस्तेमाल कर सकते हैं स्पेस के अंदर वेजिटेबल्स को ग्रो करने के लिए। इसके अलावा जो हम फूड बनाते हैं तो इन फूड को प्रिजर्व भी किया जाता है, तो प्रिजर्वेशन दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो पेपर के लिहाज से ये भी इम्पोर्टेंट यहाँ सवाल भी आता है कि पास्चराइजेशन के बारे में आता है, जो कि MCQ है, कई दफ़ा रिपीट हो चुका है। तो डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन हैव बीन डेवलप्ड फॉर प्रोटेक्टिंग फूड फ्रॉम spoilage and for its use and transport over long distance without damaging its quality. तो ये फूड preservation that is very important. Pasteurization, this line is very important for MCQ, और मुल्तान बोर्ड ने और बाकी बोर्ड्स ने भी इसको रिपीट किया है इस लाइन को, कि पास्चराइजेशन जो होती है that developed by Louis Pasteur, it is being widely used for preservation of milk and milk प्रोडक्ट्स। तो मिल्क प्रोडक्ट्स की जगह पे वो डायरी प्रोडक्ट्स भी कह सकते हैं। तो ये था आज का लेक्चर। इसके अंदर जो हमने फोकस करना है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से, वो स्टार्ट में हाइड्रोपोनिकल्चर टेक्निक है, बायोलॉजिकल कंट्रोल है, और ये लाइन जो है ये MCQs हैं, जो इनकी लाइनें हैं जो आपको मैंने लेक्चर में मेंशन की है। थैंक यू जी।